नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। 5 जून 2018 को भारत करेगा विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी। इस वर्ष की विषय वस्तु करेंगे संग प्लास्टिक प्रदूषण से जंग, यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। खतरे की दहलीज पे खड़े प्लास्टिक पोल्यूशन पर ज्ञान विज्ञान बता रहा है आखिर क्यों है ये प्रचलित सामग्री इंसानों तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक। विज्ञान प्रसार का एक हफ्ते चला साइंस फ्यूजन 2018 कार्यक्रम संपन्न। विज्ञान के प्रति रुझान रखने वाले बच्चों में भारी उत्साह। नई दिल्ली के एम्स के साथ मिलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने चुंबकीय नैनो कणों पर आधारित संवर्धन का उपयोग कर टाइफॉइड संक्रमण की त्वरित जानकारी प्राप्त करने की विधि विकसित की। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करता है, जिससे पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो तथा उसके संरक्षण की दिशा में कार्य त्वरित हो। इस वर्ष 44वें विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसकी विषय वस्तु है करेंगे संग प्लास्टिक प्रदूषण से जंग, यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस आयोजन का उद्देश्य सरकारों, उद्योगों, समुदायों तथा व्यक्ति विशेष का एक साथ मिलकर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाना है, जिससे हमारी नदियों, समुद्र, समुद्री पारिस्थितिकी तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को कम किया जा सके। पेश है इस दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। 5 जून को भारत 44वें विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है, जिसकी विषय वस्तु है करेंगे संग प्लास्टिक प्रदूषण से जंग। इस समस्या से निपटने में देश की प्रतिबद्धता का उल्लेख स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के द्वारा देश को अपने संबोधन में किया था। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वो निम्न स्तर के पॉलीथीन का उपयोग न करें तथा पर्यावरण, वन्य जीवन और स्वास्थ्य पर प्लास्टिक प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव कम करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले 5 जून को हमारा देश भारत आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, विश्व पर्यावरण दिवस को भारत होस्ट करेगा। ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में विश्व में भारत के बढ़ते नेतृत्व को भी स्वीकृति मिल रही है, इसका परिचायक है। इस बार की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मेरी आप सभी से अपील है, इस थीम के भाव को, इसके महत्व को समझते हुए हम सब यह सुनिश्चित करें कि हम पॉलीथीन, लो ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग न करें और प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी प्रकृति पर, वाइल्ड लाइफ पर और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, उसे कम करने का प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बैग का उपयोग होता है, जो सभी प्रकार के अपशिष्टों का 10% है। समुद्रों में करीब 80 लाख टन प्लास्टिक बहा दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रति मिनट 1 ट्रक कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। प्लास्टिक को समाप्त करने में 450 से 1000 वर्ष लगते हैं। 25 मई 2018 को नई दिल्ली में हुए उद्घाटन समारोह में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। इस वर्ष भारत को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सारी दुनिया के लिए सेलिब्रेट करने का सौभाग्य दिया गया है और इसके लिए बहुत व्यापक तैयारियां काफ़ी समय से की गई हैं और हमने बड़े भारत की जनता और आपकी योग्यता, आपके पैशन और आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है, उसको देखते हुए हमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो यूनाइटेड नेशंस के लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि इस बार जब आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे करेंगे और इसके बाद जो साल भर भारत के अंदर होगा, वो सिंबॉलिक नहीं होगा, वो ऐतिहासिक होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में कई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार की योजना पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर कई सम्मेलन, कार्यशाला तथा संगोष्ठियां आयोजित करने की है।
नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह का विषय था द नॉलेज कोलिशंस। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ता थी जो 1 जून को विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। वार्ता में विचार किए गए विषयों में वायु प्रदूषण, हिमालय की पारिस्थितिकी, प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र को साफ रखने की रणनीति, नई प्लास्टिक अर्थव्यवस्था तथा अपशिष्टों से संसाधनों का निर्माण शामिल थे। 4 जून को राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की हरित भारत विषय पर संगोष्ठी होगी। 5 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अंतिम सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सभी पर्यावरण मंत्री भी शामिल होंगे। सरकार के बीट प्लास्टिक पोल्यूशन शीर्षक से मिस्ड कॉल कैंपेन में अभी तक 10,000 से अधिक लोगों ने शपथ ली है। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने की शपथ के लिए 1800-137-1999 पर मिस्ड कॉल दिया जा सकता है। आइए इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब एक स्वच्छ तथा हरित भविष्य बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ लें। धरती पर प्रत्येक वस्तु की निश्चित जीवन अवधि होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश प्लास्टिक पर ये नियम नहीं लागू होता। सच्चाई ये है कि हमारी धरती प्लास्टिक को नहीं पचा सकती। पेचीदे बहुलकों की उपस्थिति के कारण प्लास्टिक को पूरी तरह नष्ट होने में 500 से 1000 वर्ष लगते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब तक हमारे उपयोग किए गए प्लास्टिक के सामान किसी न किसी रूप में धरती पर मौजूद हैं तथा अब चारों ओर खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज्ञान विज्ञान आपको बता रहा है कि प्लास्टिक क्या है और ये किस प्रकार पर्यावरण को विषाक्त बना रहा है। प्लास्टिक की बनी सामग्रियां जीवन का अभिन्न अंग बन गई हैं। प्लास्टिक से बनी लाखों प्रकार की सामग्रियां होती हैं, जिनके बिना आज की तारीख में जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन विज्ञान में प्रगति के साथ प्लास्टिक के नकारात्मक प्रभावों पर अनुसंधान भी बढ़ता गया। प्रश्न है कि आखिर प्लास्टिक में ऐसा क्या है जो उन्हें हमारे तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक बनाता है। आमतौर पर प्लास्टिक का अणु भार काफी अधिक होता है, यानी प्रत्येक अणु में हजारों परमाणु बंधन होते हैं। कृत्रिम प्लास्टिक का निर्माण इस प्रकार होता है कि वो प्राकृतिक पदार्थों के गुणों की नकल होते हैं। पॉलीमर के नाम से भी प्रसिद्ध प्लास्टिक के निर्माण के लिए प्राकृतिक पदार्थों को परिवर्तित किया जाता है या तेल, प्राकृतिक गैस अथवा कोयले से प्राप्त प्राथमिक रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। पानी की बोतल पॉलीमर का सबसे सामान्य उदाहरण है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक की चादर की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दी गई है, ताकि प्लास्टिक अपशिष्टों को एकत्र कर उन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाया जा सके। क्योंकि 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक काफी पतले होते हैं तथा इन चादरों का अंधाधुंध क्षेपण जल निकासी को अवरुद्ध कर देता है, जिससे बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब ये चादर गीले अपशिष्ट के साथ मिल जाते हैं और उन्हें जानवर खाते हैं तो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे अक्सर उनकी मृत्यु तक हो जाती है। जैव सड़नशील प्लास्टिक पारंपरिक पेट्रो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, जिनके रासायनिक बंधन जल्द टूटते हैं। जैव सड़नशील प्लास्टिक को समाप्त होने में 3 से 6 महीने का समय लगता है। ये अवधि कृत्रिम प्लास्टिक की तुलना में काफी कम होती है, जिन्हें पूरी तरह समाप्त होने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। आमतौर पर प्लास्टिक का निर्माण काफी उच्च दाब पर गैसों, अघुलनशील पदार्थों अथवा तरल या पिघले हुए पदार्थों के द्वारा होता है। प्लास्टिक को परिवर्तनशील बनाने वाले रासायनिक बंधन मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले घटक होते हैं, जबकि इनके उत्पादन तथा क्षेपण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। पॉलीकार्बोनेट बोतलों, भोजन की परत तथा पेय बोतलों में पाए जाने वाला बिस्फेनॉल ए अथवा बीपीए खाद्य तथा पेय में घुलकर रक्त में मिल जाता है। जिन व्यक्तियों में बीपीए अधिक होता है उन्हें दिल की बीमारियों तथा मधुमेह का अधिक खतरा होता है। विभिन्न प्रकार से रसायनों से युक्त प्लास्टिक अपशिष्टों को अक्सर समुद्री जंतु अपना आहार बना लेते हैं, जो वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या विषाक्त कर सकते हैं। गहरे गड्ढों में दबाए गए प्लास्टिक अपशिष्ट से हानिकारक रसायनों का स्राव हो सकता है, जो जमीन के भीतर जल स्तर में मिल सकते हैं। उपचार यंत्रों के द्वारा प्लास्टिक की काफी मात्रा समुद्र में पहुंच जाती है, जबकि नालों में पाए जाने वाले अपशिष्ट खेतों तक पहुंचते हैं। सूखने के बाद हवा में उड़कर अंत में ये मनुष्य की श्वसन प्रणाली तक पहुंच जाते हैं।
भारत में हिमाचल प्रदेश रंगीन तथा दोबारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है। सालों तक जल निकासी प्रणाली को अवरुद्ध करने तथा राज्य की मिट्टी को दूषित करने के बाद जैविक रूप से असड़नशील पदार्थ के बजाय कागज तथा जूट से बने थैलों का उपयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों से अखिल भारतीय स्तर पर प्लास्टिक सफाई की मुहिम तथा राष्ट्रीय उद्यानों और वनों में सफाई की गतिविधियों द्वारा भारत ने दुनिया भर में एक उदाहरण पेश किया है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व पर्यावरण वेबसाइट पूरे भारत में उठाए गए अनगिनत कदमों का उल्लेख करती है, जिनमें उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंगोट में प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल है। होटल मालिकों, सरोकार रखने वाले नागरिकों, स्कूल जाने वाले बच्चों तथा गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप पंगोट में सभी प्रकार के अपशिष्टों की पहचान कर रहा है, उन्हें अलग कर रहा है तथा पंगोट को अपशिष्ट मुक्त बनाने का प्रबंधन कर रहा है। Pangot is a very popular birding destination, and we teamed up with the Japanese JFGE and tried to minimize the impact of waste in Pangot. We realized that there was a lot of single-use plastics being used, which we actually phased out, found alternatives for. We also looked at composting. Most of the lodges are doing composting. We also did a lot of awareness. We've built capacity locally. We created a recycling chain for some plastics that could be recycled. केरल में पिछले 10 महीने से मछुआरे एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। समुद्र में जाकर मछली पकड़ने के अलावा वो प्रतिदिन भारी मात्रा में प्लास्टिक अवशिष्ट की भी सफाई करते हैं। शुचित्व सागरम योजना के अंतर्गत मछुआरे पानी में भारी मात्रा में स्थित प्लास्टिक अपशिष्टों को भी छानते हैं, जो अक्सर मछलियों के साथ उनके जाल में फंस जाती है। अधिकांश समुद्री जंतु अपने गलफड़ों के द्वारा प्लास्टिक को निगल जाते हैं तथा प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों को पचा नहीं पाते। नई शुरुआत के द्वारा केरल के मछुआरे न सिर्फ समुद्र की सफाई कर रहे हैं, बल्कि उस पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी का आधार है। स्पष्ट है कि भारत प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने की दीर्घकालीन योजनाओं के द्वारा अपनी नदियों, समुद्रों तथा पूरी पारिस्थितिकी को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे साइंस फ्यूजन 2018 पर एक रिपोर्ट, जिसे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रसार ने आयोजित किया था। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। चार साल मोदी सरकार, जब शरीर से ना हो काम, तब भी जिंदगी में रहे आराम। इससे जो प्राइवेट जॉब वाला बंदा भी है वो भी सिक्योर हो सकता है। अटल पेंशन से ये मुझे फ़ायदा है कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा तो मेरी एक फिक्स इनकम हो जाएगी 4000। इस जैसी योजनाओं को जब तक हम बाध्य नहीं करेंगे, अनिवार्य नहीं करेंगे, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। देखिए 4 साल मोदी सरकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान प्रसार का साइंस फ्यूजन 2018 नामक विज्ञान की गतिविधियों से जुड़ा कार्यक्रम एक हफ्ते बाद 28 मई को नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के परिसर में संपन्न हो गया। इस आयोजन का उद्देश्य स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक प्रयोगों तथा गतिविधियों के द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना था। इस आयोजन में भाग लेने वाले छात्रों को आयोजन की समाप्ति पर सफलतापूर्वक कार्यक्रम में भाग लेने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। खेल, ड्रामा, प्रयोग तथा मौके पर सीख। हाल में विज्ञान प्रसार द्वारा 21 से 28 मई 2018 तक आयोजित साइंस फ्यूजन कार्यक्रम में ये सभी रंग शामिल थे। दिल्ली तथा एनसीआर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हफ्ते भर तक विज्ञान गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा दैनिक जीवन में विज्ञान के विभिन्न योगदानों से परिचित हुए। साइंस फ्यूजन के सफल आयोजन का ये चौथा वर्ष है, जिसमें 6ठी से 9वीं कक्षा के छात्रों को किट तथा प्रयोगों द्वारा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सीय उपकरण, ध्वनि ऊर्जा, खगोल शास्त्र इत्यादि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया।
समापन समारोह में विज्ञान प्रसार के निदेशक चंद्र मोहन, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर AK मिश्रा तथा विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक कपिल त्रिपाठी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र दिया। जिस दिन आपके मन में हाउ और व्हाट ये क्वेश्चन रेंगने शुरू हो गए दिमाग के अंदर, तो समझ लो आधी साइंस तो आपको आ गई। फिर उसके जवाब ढूंढने में बाकी की साइंस आ जाएगी। जो पर्दे के पीछे है वही ज्ञान है, वही अज्ञान से ज्ञान को जाने का एक रास्ता है। समापन दिवस पर छात्रों ने एक नाटक की प्रस्तुति की जिसका शीर्षक था धरती माँ को बुखार है। नाटक का निर्देशन विज्ञान संचारक अशोक अकेला ने किया था। नाटक में धरती के संरक्षण तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए मनुष्यों की जिम्मेदारी, पेड़ों की कटाई, एयर कंडीशनर का उपयोग, इमारतों का निर्माण तथा वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण इत्यादि विषयों पर प्रस्तुति की गई। उसी दिन कागज के बने माइक्रोस्कोप, फोल्ड स्कोप पर भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया। छात्रों में इस उपकरण को लेकर काफी उत्सुकता थी तथा उन्होंने इस अद्भुत खोज का उपयोग सूक्ष्म संरचनाओं को देखने के लिए किया। जीवन विज्ञान, गणित, भौतिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि विषयों पर आयोजित सत्रों में छात्रों को न सिर्फ मूलभूत विज्ञान के विषयों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, बल्कि वो वस्तुओं के क्रियाकलाप के प्रायोगिक पहलुओं से भी परिचित हुए। ऐसे ही एक सत्र में छात्रों ने वनस्पतियों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विज्ञान प्रसार परिसर का भ्रमण किया। रसायन विज्ञान के प्रयोगों के दौरान छात्रों ने सिरका तथा खाने वाले सोडा के उपयोग से अग्निशामक तैयार करना तथा फेनोल्फ्थलीन की मदद से रंगों में परिवर्तित करना सीखा। यांत्रिकी की कार्यशाला में छात्रों ने हाइड्रोलिक आर्म्स बनाना सीखा। हर चरण पर दिए गए प्रायोगिक निर्देशों ने इसका निर्माण आसान बनाया। इसके अतिरिक्त पूरे कार्यक्रम में छात्रों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए क्विज कार्यक्रमों तथा खेलों का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा प्रदत्त किट ने छात्रों को लकड़ी के उपकरण से चलने वाली मशीन या साधारण स्ट्रॉ के उपयोग से स्टेथोस्कोप के उपयोग के लिए प्रोटोटाइप नमूने तैयार करने के लिए प्रेरित किया। मेरे को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर मेरे सारे ड्यूज और क्वेश्चंस क्लियर हो गए जो मैं क्लास में नहीं समझ पाता हूँ। यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की वजह से मेरे को और ज़्यादा अच्छे से समझ आया, जितना हमें बुक्स और बाकी सोर्सेज से समझ नहीं आता। हैंड्स ऑन एक्टिविटी मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा और यहाँ की किट्स वो तो मेरी फेवरेट है। स्पष्ट था कि साइंस फ्यूजन 2018 अपने उद्देश्य में सफल रहा है तथा छात्रों को गर्मी की छुट्टियों में खेल खेल में काफी कुछ सीखने को मिला। टाइफॉइड बुखार आमतौर पर दूषित भोजन या पानी पीने से होता है। अब तक टाइफॉइड की पहचान विडाल परीक्षण के द्वारा होती थी, जिसमें मरीजों के रक्त, मूत्र तथा सीरम में सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की उपस्थिति की जांच की जाती थी। लेकिन विडाल जांच में लगभग 72 घंटे का वक्त लगता है, जिसके कारण इलाज भी विलंब से आरंभ होता है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में जैव चिकित्सकीय इंजीनियरिंग केंद्र के वैज्ञानिकों ने नई दिल्ली स्थित एम्स के सहयोग से चुंबकीय नैनो कणों की मदद से त्वरित गति से टाइफॉइड जांच की विधि विकसित की है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। टाइफाइड, जिसे टाइफाइड बुखार या एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से उत्पन्न संक्रमण है जिसमें तेज बुखार तथा आंतों का संक्रमण होता है। टाइफाइड विकासशील तथा विकसित देशों में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। दुनिया भर में प्रतिवर्ष करीब 2 करोड़ 10 लाख टाइफाइड के मामले सामने आते हैं, जिसमें लगभग 2,22,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान समय में टाइफाइड संक्रमण के उपचार के लिए कुछ मूलभूत तथा कुछ उच्च स्तर के प्रतिजैविक दवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जांच में विलंब के कारण बुखार जैसे मामलों के उपचार में प्रतिजैविक दवाएं पूरी तरह कारगर नहीं हो पाती हैं। उचित जांच तथा प्रभावशाली उपचार के अभाव में एंट्रिक फीवर से होने वाली मृत्यु दर में करीब 30% वृद्धि की आशंका है। वर्तमान समय में टाइफाइड की जांच के लिए रक्त कल्चर जांच सर्वाधिक लोकप्रिय है, लेकिन अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक तथा सेरोलॉजिकल जांच आवश्यक है। लेकिन इस विधि से जांच के लिए भारी मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो वृद्धों तथा नवजातों के लिए जोखिम भरा कार्य है। लिहाजा न्यूनतम मात्रा में रक्त से त्वरित तथा सटीक परिणाम वाली जांच विधि की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली स्थित
जैव चिकित्सीय इंजीनियरिंग केंद्र के डॉक्टर दिनेश कल्याण सुंदरम के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम तथा नई दिल्ली स्थित एम्स के प्रोफेसरों ने मिलकर चुंबकीय नैनो कणों की मदद से टाइफाइड बुखार की त्वरित जांच विधि विकसित की है। We are trying to do is we take the blood and what we do is we dilute it with certain type of fluids. Once we dilute it, and we have a technique wherein we use some nanoparticles which will get attached to the bacteria, and we will isolate, because they are all attached to nanoparticles, magnetic. They can be isolated using a magnet. Once they are isolated, then we break open the cell, we take out the DNA, then we make multiple copies of the DNA. Once multiple copies are done, we will be able to use again a marker for it. डॉक्टर दिनेश कल्याण सुंदरम तथा उनकी टीम ने सर्वप्रथम विशिष्ट प्रतिरक्षियों तथा चुंबकीय नैनो कणों का मिश्रण तैयार किया। इस मिश्रण को एक मरीज के रक्त के नमूने के साथ मिश्रित किया गया, जिससे विशिष्ट प्रतिरक्षियों ने जीवाणुओं के साथ प्रतिक्रिया की। इस प्रतिक्रिया को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इन जीवाणुओं की कोशिकाओं को अलग किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि सभी साल्मोनेला टाइफी जीवाणु अलग हो जाएं। अलग किए गए डीएनए को साल्मोनेला की सटीक पहचान के लिए लैम्प यानी लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिए प्रयुक्त किया गया, ताकि डॉक्टरों के लिए उपयुक्त प्रतिजैविक दवाओं का इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। पूरी प्रक्रिया 7 से 8 घंटों में पूरी हो गई, जो वर्तमान समय में प्रयुक्त होने वाली विधि में लगने वाले 72 घंटों की तुलना में काफी कम है। लिहाजा नई विधि प्रभावशाली है तथा ये सिर्फ 5 कोशिकाओं के संश्लेषण से टाइफाइड संक्रमण का पता लगा सकती है। डॉक्टर दिनेश कल्याण सुंदरम तथा उनकी टीम द्वारा विकसित त्वरित, कम लागत वाली तथा प्रभावशाली जांच विधि निश्चित रूप से सभी प्रकार के मरीजों में टाइफाइड संक्रमण की जांच के लिए मील का पत्थर साबित होगी तथा कई जिंदगियां असमय मृत्यु से बच जाएंगी। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा है। प्लास्टिक के नुकसानदेह प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा उसे रोकने के लिए कार्रवाई अति आवश्यक है। प्लास्टिक अपशिष्टों की समस्या के समाधान के लिए उन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाना एक पारंपरिक तरीका है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि मीलवर्म्स प्लास्टिक को दोबारा उपयोग लायक बनाने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। मीलवर्म्स में प्लास्टिक को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्षमता है। मीलवर्म्स में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीवाणु बहुलकों से निर्मित प्लास्टिक का रासायनिक बंधन तुरंत तोड़ सकता है। मीलवर्म्स दुनिया भर में अधिकांश उन जगहों में पाए जाते हैं जहां गर्मी, अंधेरा तथा नमी पाई जाती है, जैसे सड़ने वाली लकड़ी या पत्तियों के नीचे। ये शोध एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने कागज पर आधारित एक जैव सेंसर विकसित किया है, जो अल्कोहल की जांच कर सकता है। अल्कोहल की जांच करने में इस सेंसर को मात्र 10 सेकंड लगते हैं। इस कारण ये जैव सेंसर विशेष रूप से लाभदायक है।
हाथ में पकड़ने योग्य अन्य उपकरणों जैसे ब्रेथ एनालाइजर अस्पष्ट तथा गैर चयनात्मक होते हैं। उनमें ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता पड़ती है तथा उन्हें क्रियाशील बनाने में अधिक लागत आती है। ऐसे में कम लागत वाली तथा अधिक प्रभावशाली जैव सेंसर की काफी आवश्यकता थी। ये शोध ACS अप्लाइड मटेरियल एंड इंटरफेसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मानवीय किण्वकों के सामान्य कार्य करने वाले सूक्ष्म पदार्थ का सफल संश्लेषण किया है। ये नैनोजाइम हमारे शरीर में ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज किण्वक के समान प्राकृतिक रूप से ऑक्सीकरण रोधी हैं तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को निश्चित सीमा के भीतर रखने में मदद करता है। ये अध्ययन एंगेवोंटे कीमी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि रासायनिक तत्व रूथेनियम या Ru कमरे के तापमान पर विशिष्ट चुंबकीय गुण युक्त चौथा तत्व है। इस खोज का उपयोग सेंसर, कंप्यूटर मेमोरी के उपकरण, लॉजिक उद्योग तथा चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करने वाले अन्य उपकरणों में किया जा सकता है। इस गुण से युक्त अन्य 3 तत्व हैं लोहा, कोबाल्ट या निकल। ये खोज नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं लुइस मॉरिस रदरफोर्ड को, जिनका जन्म 25 नवंबर 1816 को न्यूयॉर्क में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध खगोलविद तथा खगोलीय फोटोग्राफर थे। इस क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान आकाशीय पिंडों की तस्वीर उतारना आरंभ करना था। इस कार्य के लिए उन्होंने दुनिया के पहले टेलीस्कोप का डिजाइन तैयार किया। इस टेलीस्कोप के द्वारा रदरफोर्ड ने सूर्य, चंद्रमा, उपग्रहों तथा तारों के समूहों की कई तस्वीरें उतारी। उन्होंने तस्वीरों को मापने के लिए माइक्रोमीटर नामक उपकरण का भी आविष्कार किया। इसके अलावा रदरफोर्ड ने वर्णक्रम आंकलन के शोध पर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे प्रकाश का अध्ययन, स्पेक्ट्रम में ध्वनि इत्यादि। रदरफोर्ड लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के भी सदस्य थे। 30 मई 1892 को 75 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। खगोलीय फोटोग्राफी पर उनका महत्वपूर्ण योगदान ब्रह्मांड के रहस्य उजागर करने में आज भी मदद कर रहा है। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।